नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम यहां पर आपके सामने वर्ष 2020 में पूछे गए प्रश्न पत्र का हल लेकर आए हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने 25 नवंबर 2020 को जो प्रश्न पत्र आया था फोर्थ सेमेस्टर का, उसको सॉल्व करके दिखाया था। आज यहाँ पर हम उससे पहले यानी वर्ष 2020 में दो प्रश्न पत्र आए थे आपके, मतलब दो बार कभी कोई परीक्षा हो जाती है, जैसे स्टार्टिंग में हो गई और लास्ट में हो गई। जैसे इस बार भी आप देख रहे होंगे कि दो बार परीक्षाएं हो रही, एक के बाद स्टार्टिंग में जनवरी के आसपास हुई थी और एक अब हो रही। इसी तरह अधिकांश यही होता है कि एक साल में दो बार परीक्षा होती है। तो वर्ष 2020 में जो पहली बार पेपर पूछा गया था, ये वो प्रश्न पत्र है। ये प्रश्न पत्र बहुत अच्छा पेपर था। आप इसको देखो कैसे इसके प्रत्येक प्रश्नों को सॉल्व किया गया है, और ऐसे ही प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में आने की संभावना है। तो सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लो और प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझ भी लो, ताकि ऐसे ही प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में आए तो आपसे गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे का निशान जरूर दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका प्रश्न पत्र है, द्वितीय सेमेस्टर 2020 चतुर्थ प्रश्न पत्र। अब यहाँ पर इसके सामने जो पहला प्रश्न है आपके सामने, ये देख सकते हैं। एक त्रिभुज की 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर ये भुजाएं हैं, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि समकोण त्रिभुज होगा क्या। ये लिखा है त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण, विषमबाहु या त्रिभुज संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो तो इसकी भुजाएं कितनी हैं, 3, 5 और 8। त्रिभुज बनने के लिए एक कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है कि इसकी जो दो भुजाएं होती हैं उनका योग, दोनों भुजाओं का योग तीसरी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। तीसरी से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो कोई त्रिभुज बन पाएगा। तो यहाँ पर देखो दो भुजाओं का योग 3 और 5, ये 8 के बराबर है। 5 और 3 8, ये ज़्यादा नहीं है। दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो 3 और 5 ये 8 मिलकर हो रहा है, और जो तीसरी भुजा है वो भी 8 है, यानी ये दोनों बराबर हैं, ज़्यादा नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, दोनों का योग ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, इसका त्रिभुज संभव नहीं है। इसका जो लास्ट आंसर फर्स्ट का फोर्थ सही है, त्रिभुज संभव नहीं है। अगर इन दोनों का योग इससे ज़्यादा हो जाता तो त्रिभुज संभव होता, तब देखा जाता कोई और ऑप्शन को चूज़ किया जाता। यहाँ देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या कौन सी। प्राकृतिक संख्या वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ ऐसा वन ना हो, रूट लगा हो, पॉइंट लगा हो, जीरो लगा हो, ये सब नहीं। ये जो आपका 2 है, ऑप्शन नंबर 1, तो प्राकृतिक संख्या ये है। आगे देखो, अगला यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। अब देखो परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 22/7, दूसरा है पाई। तो अगर हम कहें कि परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो आप चाहे रट्टा मार लो, ये जो अगर पाई इस तरह लिखा है तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या नहीं। अगर इसी जगह इसकी वैल्यू दे दे 22/7, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर केवल पाई लिखा हो तो ये मान के चलो कि ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको 2, 3 और 4 ऑप्शन की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सर्वसमिका है। अच्छा, सर्वसमिका की परिभाषा आपको पता होना ज़रूरी है। सर्वसमिका क्या परिभाषा क्या है कि मतलब ऐसा समीकरण जो किसी भी वैल्यू को सेटिस्फाई कर दे। मतलब आप देखो कोई समीकरण दे रखा है और उसमें x की कोई भी वैल्यू रखी जाए तो वो दोनों साइड बराबर हों। जैसे अगर हम पहले वाले को सॉल्व करके देखते हैं, एक हम आपको एग्जांपल करके बताते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, पहला ऑप्शन 2x + 3। अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, 2 × 1 + 3 = 5, यानी 2, 3, 5, यानी 1 रखने पर तो सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन अगर इसी जगह x की जगह 2 रख दें, 2 × 2 + 3 = 5, 2 दूना 4 और 3 7, 7 बराबर 5 होता ही नहीं है। इसका मतलब ये केवल एक को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका ये मतलब है
कि ये सर्वसमीका नहीं, सर्वसमीका वो होती है जहाँ पर हम x की कुछ भी वैल्यू रख दें दोनों तरफ बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ देख लीजिए, 2x+1 ब्रैकेट में और 2x+2। यहाँ पर अगर हम कितनी भी वैल्यू रख दें, देखो इसका जब खोलेंगे 2x+2 और यहाँ पर भी 2x+2, दोनों तरफ बराबर है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर दोनों तरफ बराबर है तो वो सर्वसमीका होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। वैसे तो इसकी जो मेन परिभाषा है कि अगर x की वैल्यू कुछ भी रख दें तो दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तो वही सर्वसमीका होती है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 यहाँ पर क्या है, 3x² बराबर 81 की पावर क्या लिखा हुआ है, 3 है शायद, है ना, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखने पर कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं है शायद। 3 की पावर x+2 इक्वल टू 81 में कुछ शायद दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, ये मान लेते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर x+2 बराबर 81। तो 81 जो है, हमें x+2 की वैल्यू कैसे चाहिए, यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। तो x+2 को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखो 81 है, ये 3 के पावर के रूप में लिखा जाए, 3 की पावर के रूप में लिखा जाए। तो 3 की पावर कितनी पावर की जाए तो 81 मिल जाए। 3 × 3 तो 9 होता है, 3 × 3 × 3 ये होता है आपका 27। 3 × 3 × 3 × 3 यानी 4 बार अगर हम 3 का गुणा कर दें तो हमें 81 मिल जाता है। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो 3 की पावर ये है, 3 की पावर ये है, तो 3 को भूल जाओ, केवल पावर को ले लो। x+2 बराबर 4, x = 4 - 2, x = 2, यहाँ पर इसका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर हम 81 की पावर कुछ भी नहीं मानने, तब ये हाल है। अगर कुछ होता तब इसकी पावर कुछ और होती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर देख सकते हैं, x² - 7x + 6। इसको आपको सॉल्व करना है, ये हमने लिख दिया x² - 7x + 6 बराबर 0। इसको हल करना है, हल करने का मतलब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इसकी गुणनखंड कर लो और x की वैल्यू निकाल लो। 6 यहाँ पर 1 है, 6 कम 6। अब -7x को 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 है और जोड़ने या घटाने पर -7 आए। तो यहाँ पर इसको हम 6 और 1 के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। -6x - x + 6 कॉमन ले लो, x - 6, यही यहाँ पर कॉमन ले लो, x - 6। अब यहाँ पर है -x, यहाँ x हमने ले लिया तो यहाँ पर बचेगा -1। तो यहाँ पर देखो x - 1 एक ब्रैकेट में, x - 6 एक ब्रैकेट में। अब दोनों को अलग अलग कर दो, x - 1 = 0, x - 6 = 0, तो x = 1 आ गया और यहाँ से आ जाएगा x = 6। कोई डाउट हो तो बताइए। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ निकल के आ गई, x = 1 और x = 6, ठीक है। तो ये आपका 6वां क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर आपको इतने में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पर 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। अब एक पुस्तक का मूल्य बताओ। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से कम है। तो मान लो एक पुस्तक का मूल्य कितना है, एक पुस्तक का मूल्य हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जैसा प्रश्न में कह रहा है ठीक वैसा ही कर लेते हैं। 5 पुस्तकों का मूल्य तो 5x हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 कम है, तो ये हमने 14 घटा दिया, ठीक। अब सॉल्व कर लो, 14 माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x = 14 और x = 14/2 मतलब 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक। और एक पुस्तक का मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपये। क्लियर हो गई बात, कोई डाउट हो तो बताइए। कितनी आसानी से निकल गया, जैसा प्रश्न में बोले सिर्फ आप वैसा ही कर दो और आपका आंसर आ गया।
आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 8। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। अगर ये कभी आपका बहुविकल्पी में आ जाए तो सीधा है, देखो a + 1/a = 3। पूछा क्या है, a² + 1/a² पूछा है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर a² + 1/a² निकालना है तो 3 का कर दो स्क्वायर और माइनस का कर दो 2, तो 9 - 2 = 7, यानी a² + 1/a² का मान जो आया वो आएगा 7। अब लेकिन ये डीएलएड में पूछा गया है, वो भी अति लघुत्तरी में पूछा गया है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखो a + 1/a = 3। इसके नीचे एक लाइन लिखेंगे कि दोनों साइड को वर्ग करने पर, तो दोनों साइड के जब हम वर्ग करेंगे, ये हमने कर दिया वर्ग, ठीक। तो इसको जब खोलेंगे a + b वाला फार्मूला लगाओ, a² + b² + 2a और b, ठीक। और ये 3 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 9। अब a² + 1/a², अब यहाँ देखो ये a नीचे है, ये a ऊपर है, कट जाएगा और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2। अब यहाँ पर +2 बचेगा तो बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा -2। 9 - 2 = 7, यानी a² + 1/a² = 7। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखिए लास्ट में छोटा सा लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक बगीचे में 2025 पौधे लगे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल पौधे कितने दे रखे हैं, 2025, ठीक। और कुल पंक्ति किसके बराबर हैं? कुल पंक्ति बराबर हैं कि एक पंक्ति में जितने पौधे लगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, कुल पौधे बराबर, ठीक, कुल पौधे बराबर एक पंक्ति में पौधे इंटू यहाँ पर जो एक पंक्ति में जितने पौधे लगे हैं, और यहाँ पर पंक्तियों से हम गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक पंक्ति में x पौधे लगे हैं, एक पंक्ति में x पौधे लगे मान लेते हैं, और आपको मालूम है कि एक पंक्ति में जितने पौधे लगे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो अगर एक पंक्ति में x पौधे लगे हैं तो कुल पंक्तियां भी x ही हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है। साफ साफ लिखा है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगे हैं जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में अगर हम x पौधे मान रहे हैं तो उतनी ही पंक्तियां हो जाएंगी, और कुल पौधे दे रखे हैं 2025। ये x² हो जाएगा, 2025 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब 2025 किसका वर्ग होता है? ये होता है आपका 45 का वर्ग, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 45। लास्ट में आप एक लाइन लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे लगे हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर आप 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा हुआ है एक पुस्तक का मूल्य 5x² + 2x + 1 है, इसी प्रकार 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक पुस्तक का मूल्य बराबर 5x² + 2x + 1, ठीक। अब आपको क्या करना है, अगली लाइन लिखनी है 2x + 5 पुस्तक का मूल्य बराबर। अब क्या करना होगा, 5x² + 2x + 1 इंटू 2x + 5। आपको इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2x का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 2 × 5 = 10 x³। 2x का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x²। 2x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई 5x² में करेंगे तो यह आएगा 25x² प्लस 5 का जब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, और 5 का जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5, ठीक। अब इसमें जो x³ वाले हैं उनको अलग जोड़ो, x² वाले हैं अलग जोड़ो, और जो x वाले हैं उनको अलग जोड़ो, और जो नंबर्स हैं उनको अलग जोड़ो। यहाँ पर देखेंगे x³ का पूरे कहीं नहीं दिया है तो इसको एज इट इज़ रख दो, प्लस
यहाँ देखो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, यानी ये 25 है, ये 4 है, तो दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा 29x स्क्वायर। और ये 2x है, ये 10x है, दोनों को जोड़ा तो हो गया 12x, और नंबर को वैसे ही रख दो। यही आपका असली आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी 2x + 5 पुस्तकों का मूल्य क्या निकल के आया? 10x³ + 29x² + 12x + 5। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 कह रहा है -1/2 तथा 5/4 के मध्य दो समदूरस्थ संख्याएं ज्ञात करो। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? देखिए, समदूरस्थ का मतलब यही है कि दोनों संख्याओं के बीच से समान दूरी पर हों। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि कैसे सॉल्व करते हैं इनको। -1/2 और 5/4 के पहले बीच की संख्या निकाल लो, प्लस कर दो दोनों को, और 1/2 से कर दो गुणा। तो इन दोनों को आपने आपस में जोड़ा तो ये आपका आएगा 4, 2 दूना 4, और ये प्लस का 5, 1/2 इंटू। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे होंगे 5 2 हो जाएगा 7, नहीं 7 नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये एक प्लस का एक माइनस का है तो घट जाएंगे। ये आपका आ जाएगा 3 प्लस का बड़ा है तो प्लस का साइन लगेगा और घट के आ जाएगा 3। ठीक है, और 3 यहाँ आ जाएगा, 3 एकम 3 और 4 दूना 8, यानी पहली जो मध्य की संख्या निकली वो निकली 3/8। ठीक है, यहाँ पर इसको हम थोड़ा साइड में लिख देते हैं ताकि 3/8। ठीक, अब अगली जो संख्या निकलेगी वो कैसे निकालेंगे? अगली संख्या हम 3/8 को ले लेते हैं और प्लस लास्ट वाली जो 5/4 है उसको एज इट इज़ ले लो, जोड़ के 1/2 से गुणा कर दो। ठीक है, जब मध्य की संख्या निकालनी होती है तो 1/2 से गुणा करो या 2 से भाग करो, एक ही बात है। दोनों संख्याओं को जोड़ लो और 1/2 से गुणा कर दो। इसको करके देख लेते हैं। 8 और 4 है, यहाँ पर लासा लेंगे हो जाएगा 8, ये 3 हो जाएगा एज इट इज़, और 4 दूना 8 होता है तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, यानी 10 3 13, और 13 एकम 13 बटे 8 दूना 16, 13/16 ये दूसरी समदूरस्थ संख्या निकल के आ गई। क्लियर हो गई होगी बात। सीधा वही है कि मध्य की परिमेय संख्या निकालो, यही है। क्लियर हो गई बात। चलो आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो क्या प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 12। यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, x⁴ y माइनस xy⁴ ये बता रहे हैं इसका गुणनखंड करो। गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें जो कॉमन मिल जाए पहले तो उसको बाहर कर लो। xy कॉमन मिल जाएगा, xy यहाँ से xy कॉमन ले रहे हैं तो y तो आ ही गया बाहर, इसमें y तो बचेगा नहीं। x⁴ है, x कॉमन लिया तो बचेगा x³ माइनस यहाँ से xy कॉमन लेंगे तो x तो बाहर हो गया पूरा, यहाँ y⁴ बच जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर y⁴ है और यहाँ पर हमने y ले लिया है तो y⁴ बचेगा। अब यहाँ पर x³ माइनस y³ का फॉर्मूला लगाओ अगर आपको आता है। xy एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, ये तो एज इट इज़ ऐसे उतार दो। x³ माइनस y³ का फार्मूला लगाओ। x माइनस y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y²। ये आपका आंसर आ गया। मात्र 3 लाइन में आपके 2 नंबर पक्के हो गए। समझ गए? देखो, अगर फार्मूला आता है तो आपको मात्र 3 लाइन में ये 2 नंबर पक्के हो गए। अगर फार्मूला नहीं आता तो 2 नंबर गए। तो फार्मूला ज़रूर याद कर लो। x² माइनस y² का फार्मूला याद कर लो, x³ माइनस y³ का फार्मूला याद कर लो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद कर लो, a माइनस बी का फार्मूला याद कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद कर लो, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद कर लो। देखो, इस तरह के फार्मूले आप याद कर लो, ये आपके कोर्स में हैं। ठीक है, वैसे तो इन पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन जब क्वेश्चन फंस जाता है ना, तब फिर इंसान सोचता है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 40 और 50 हैं। देखो यहाँ पर, अब इनके जो परिमाप हैं, परिमाप
मान लेते हैं पहला त्रिभुज 1 और परिमाप दूसरा त्रिभुज, इसको हम मान लेते हैं दूसरा। तो ये कितना है 40 और परिमाप जो दूसरे त्रिभुज का है वो है 50। यानी अगर हम इसका परिमाप निकालना चाहें, अनुपात निकालना चाहें, तो दोनों के परिमाप का अनुपात कितना आ रहा है 4:5। और ये आपको पता होना चाहिए कि चाहे वो वृत्त हो, चाहे आयताकार हो, चाहे आपका वर्गाकार हो, चाहे आपका त्रिभुज हो, जो परिमाप होता है, परिमाप का अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। वैसे ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, बराबर होता है। ठीक है, ये आप अच्छे से याद कर लो। परिमाप का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी इनकी जो भुजाएं, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो भी 4:5 होगा। ध्यान से देखिएगा, भुजाओं का अनुपात, आप पूरा लिखना, दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:5। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी जो भुजाएं हैं वो हैं 4:5 और इनका क्या करना होगा, इनका करना होगा वर्ग। ठीक है, तो क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2 इक्वल टू 16:25। यानी दो समरूप त्रिभुज, जैसे कि प्रश्न में दे रखा है, प्रश्न संख्या 14 में, इनका परिमाप 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर भुजाओं का अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक, और जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो यहाँ पर देख लो, 4 और 5 का हमने स्क्वायर कर दिया तो 16:25 निकल आया। अब यहाँ पर सीधा सीधा कभी कभी ये आ जाए, मान चलो कि यूपी टेट में आ जाए। देखो, एक बात जो आपने जान ली तो वो ज़िंदगी भर याद रहती है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना होगा, आप देख लो परिमाप कितना दे रखा है, 40 और 50 दे रखा है। ठीक, तो इनका अनुपात एक तरीके से निकाल लो। अनुपात क्या होता है, सबसे सरल वैल्यू होती है अनुपात मतलब। तो यहाँ पर 0 0 काटोगे तो 4:5 आ गया। तो सीधा सीधा आप क्या कर देना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले और दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, 16:25। क्लियर हो गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 के ऊपर। 15 यहाँ पर दे रखा है कि 671, 781, 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात करो। तो मासा ज्ञात कर लो, बहुत आसान है। देखो, सबसे छोटी संख्या को पकड़ लो। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 671। अब 671 से भाग दे दो 781 में, जो उससे बड़ी संख्या है उसमें भाग दे दो। एक बार जाएगा 671, ये बचेगा आपका 110। अब 110 शेष बचा तो इसी को बना दो भाजक, और 671 जिससे भाग दे रहे थे उसको बना दो भाज्य। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 6 बार जाएगा, 110 गुणे 6, और ये आ जाएगा 660। अब 660 आया तो 71 में 60 घटेगा तो आएगा 11। अब इस 11 से 110 को भाग दे दो, ये देखो 10 बार पूरा पूरा चला जा रहा है। ठीक, यानी यहाँ पर इन दोनों का जो अंतिम भाजक आया वो 11 आया। अब इसी 11 को तीसरी संख्या से भाग दो, तीसरी संख्या में भाग दो। जब इसको भाग देंगे 11 एकम 11, 14 में 11 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अगली संख्या उतारो 34, 11 तियाँ 33, 1 बचा। अगली संख्या उतारो 1, फिर से एक बार जाएगा, कट गया। यानी जो अंतिम भाजक है इसका भी 11, इसका भी 11, अतः तीनों संख्याओं का जो मासा निकलेगा, मासा बराबर 11, यही इसका मासा हो जाएगा। देखो, बस इतना करना है और आपको 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे। क्लियर हो गई बात।
भाग विधि से मासा निकालना मैंने कई वीडियो में सिखाया है और लगभग हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप ज़रूर समझ लो। सबसे पहले क्या करो, सबसे छोटी संख्या पकड़ो और जो उससे बड़ी हो भाग दे दो। जो भी भाग दो उसके बाद शेषफल बचेगा, उसी शेषफल से इसको भाग दे दो। ये देखो 671 भाग दे दिया। अब इसको भाग दोगे फिर से कुछ शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचा तो उसको संख्या यहाँ उठा के रख दो और भाग। जब पूरा पूरा कट जाए तो वही अंतिम भाजक पकड़ लो। ये हमने अंतिम भाजक पकड़ लिया और जो तीसरी संख्या थी 1441 उसमें भाग दे दिया। ये रही 1441 और अंतिम भाजक था 11, इससे भाग दे दिया। अब जब इसको काटा तो 131 बार पूरा कट गया, यानी इसका भी जो अंतिम भाजक बचा वो भी 11 बचा। तो हम कह सकते हैं इन तीनों संख्याओं का जो मासा होगा वो 11 निकल के आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10 की मध्यिका ज्ञात करो। बहुत ही आसान होता है मध्यिका ज्ञात करना। देखो ध्यान से, सबसे पहले इन सभी को क्या कर लो, आरोही क्रम में लिख लो। सभी आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लो। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, 5, 7, 9, 10 और 11, 12, 15 और 16। ध्यान से देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 9 है। 9 का मतलब है पद बराबर 9 और ये कैसे हैं, विषम हैं। ठीक, ये विषम है। अब यहाँ पर मध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वो विषम वाला फॉर्मूला लगेगा। मध्यिका बराबर n+1 बटे 2 वहाँ पद। n कितना है आपका 9 + 1 बटे 2 मतलब 10 बटे 2 यानी 5वां पद। ठीक, जो मध्यिका होगी वो 5वां पद होगी। अब 5वां पद आएगा कहाँ से, 5वां पद यहाँ से आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5वां पद है 10। तो मध्यिका बराबर कितनी हो जाएगी, 10 निकल के आ गई। क्लियर हो गई बात। देखो इसी तरह के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना तो ज़्यादा कठिन ना तो ज़्यादा सरल, एक औसत यानी एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखो प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहे हैं कि एक आपके सामने दे रखा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई ज्ञात करो। तो ध्यान यहाँ पर दो, आयत की जो लंबाई है चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना चौड़ाई, अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई उसकी कितनी हो जाएगी, लंबाई उसकी जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो चौड़ाई है x तो 5 जोड़ दो, ये लंबाई निकल के आ गई। अब परिमाप दे रखा है, परिमाप कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है 26 सेंटीमीटर। ठीक, 26 सेंटीमीटर दे रखा है। और परिमाप होता क्या है, 2 ब्रैकेट l + b बराबर 26। परिमाप का फॉर्मूला होता है ये और दे रखा है 26। अब l कितना है, x + 5 और b यानी चौड़ाई कितनी है x, तो रख दो। ये 2 है, ये बराबर के उस तरफ चला जाएगा, 26 बटे 2 मतलब 13 हो जाएगा। और l कितना है, x + 5 और b है आपका x x जुड़ जाएगा 2x। ये 5 है नंबर, उधर चला जाएगा, 13 - 5 मतलब 8। x की वैल्यू आ गई आपके सामने 8 बटे 2 मतलब 4। यानी जो चौड़ाई आपकी आ गई वो तो आ गई 4। अब लंबाई देख लो, प्रश्न में अच्छा लंबाई ही पूछा है। x + 5 है, x है आपकी 4, 4 5 हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर निकल के आ गया। देखो आसान तरीका है, सब कुछ बड़े आसान तरीके से हो जाएगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। लिखा है निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाओ। और यहाँ पर आपके सामने नंबर दे रखे हैं 2, 4, 8, 11। नंबर्स यहाँ दे रखे हैं 2, 4, 8, 11, 14, 18, 20, 28, 25, 40, 30, 48। हम यहाँ नंबर को यहाँ लिख देते हैं 2, 4, 8, 11 नहीं 2, 4, 8, 11, 14, 16, 20, 28, 25, 40, 30,
और 48। अब इसकी क्या करना है, 5 का वर्ग विस्तार लेकर बारंबारता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या का, ठीक, और दूसरा कॉलम बना लेते हैं वर्ग विस्तार का, आप लिख लेना वर्ग विस्तार, और तीसरा कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर बारंबारता का, ठीक, और चौथा कॉलम बनाते हैं टैली का, टैली चिन्ह पूरा लिखना, ठीक। यहाँ पर इसको लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 5-5 का वर्ग अंतराल लेना। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वो है 2। ये किसके अंदर आएगी, ये आएगी आपके 0 से 5 के अंतर्गत, और 48 जो है वो आएगी आपकी 45 से 50 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपको 0 से लेकर 50 तक के वर्ग विस्तार खींचने होंगे। देखिए ध्यान से, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। यहाँ पर नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब बारंबारता आपको देखनी है कि 0 से 5 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2, अब इन 2 के अलावा कोई भी नंबर 0 से 5 के बीच में नहीं आ रहा, तो बारंबारता हो गई 2। टैली चिन्ह कैसे लगता है, 1 2, ठीक। अब 5 से 10 के बीच में देख लो कितने नंबर आ रहे हैं, 1, केवल 1 नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया और 1 टैली चिन्ह लगा दिया। अब 10 से 15 के बीच में देख लो कितने हैं, 1 2, बस 2 आ रहे हैं, ठीक। तो यहाँ लिख दो 2 और यहाँ 2 टैली चिन्ह लगा दो। 15 से 20 के बीच में देख लो, 15 से 20 के बीच में 1 2, बस 2 आ रहे हैं, 2 टैली चिन्ह यहाँ भी लगा दो, ठीक है। अब 20 से 25 के बीच में देख लो, 20 से 25 के बीच में केवल 1 आ रहा है, 25 1। 25 से 30 के बीच में देख लो, 25 से 30 के बीच में आप नंबर देख लो, 1 और 2। अब 25 से 30 के बीच में देखने के लिए आपको 25 को काउंट नहीं करना है, लेकिन 30 को काउंट करना है। 25 से 30 के बीच में कौन से नंबर आएंगे, 26 27 28 29 30, ये 5 नंबर आएंगे, इसका ज़रूर ख्याल रखना। यहाँ 2 आया तो यहाँ पर 2 टैली मार्क लगा दो। 30 से 35 के बीच में देख लो, 30 से 35 के बीच में कोई भी नहीं, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर डैश कर दो। 35 से 40 के बीच में देख लो, केवल 1 नंबर है, ये हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और टैली चिन्ह भी 1 लगा दिया। इसके बाद 40 से 45 के बीच में कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर डैश लगा दो। 45 से 50 के बीच में देख लो 1 नंबर है, केवल 48, तो यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर टैली चिन्ह 1 लगा दो। इस तरह ये आपका पूरा सलूशन हो गया 18 नंबर का, ठीक है। ये 18वां क्वेश्चन था, ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना आप कर दो, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखो इतना भी बहुत कठिन नहीं होता है, पेपर भी इजी ही होता है एक तरीके से, देखो। तो इस तरह आपके 18 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर किसी भी प्रश्न में कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आई हो तो नीचे कमेंट में बता देना, उसका हम विस्तार से वीडियो बना देंगे, ठीक है। क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, इसीलिए आप पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट में बता देना, हम उसको अच्छे से आपको समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।